फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को हम अपने इस चैनल के माध्यम से देख रहे थे और कई सारे यूनिट्स को हमने कंप्लीट किए हैं। चैप्टर 1 से लेके 7 तक के चैप्टर्स को आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 या यूनिट 8, जिसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। दोस्तों, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन हर साल बनते हैं और एकदम पक्का है कि बनते ही बनते हैं। और कभी कभी तो मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है, कभी कभी दो भी बन सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई ग्राफ क्या होता है, आज हमें इस चैप्टर में यही चीज़ समझना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। दोस्तों, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जैसे दैनिक जीवन में व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापन, सूचना तंत्र के विविध माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो आदि से बहुत प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं और इन सूचनाओं का संबंध जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से होता है। इन सूचनाओं में जो तथ्य संख्यात्मक रूप में एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। आपने विभिन्न स्थितियों में कुछ विशिष्ट सूचनाओं के लिए आंकड़े एकत्र करना सीखा होगा, जैसे आंकड़ों का कलेक्शन, उनका आलेखन, उनका प्रस्तुतिकरण निष्कर्ष निकालने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके कक्षा के 14 प्रशिक्षुओं में, मान लीजिए उसमें 14 प्रशिक्षु हैं जिनको मैथ्स में जो है 50 पूर्णांकों में से कुछ इस प्रकार के प्राप्तांक प्राप्त हैं, जैसे 37 हो गया, 30, 15, 29, 20, 25, 42, 16, 23, 14, 22, 26, 27 और 38। और कहा गया है कि यदि 18 या अधिक उससे अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु जो हैं उन्हें अगर उत्तीर्ण माना जाए तो इन प्राप्तांकों को देख करके आप तुरंत क्या बता सकते हैं? जो ये अंक आपको मिल रहे हैं इनको देख करके आप क्या बता सकते हैं? जैसे अगर कहा जाए कि कितने प्रशिक्षु उत्तीर्ण हुए हैं या कितने प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने प्रशिक्षुओं ने 30 या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये आंकड़ों से हम बता सकते हैं उनके बारे में। और एक चीज़ और है दोस्तों कि ध्यान दीजिए कि मूल रूप में एकत्र किए गए आंकड़ों को देखकर इनसे सीधे कोई निष्कर्ष आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रायः जिस मूल रूप में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं। जैसे अभी आपने इस वाले में देखा है, ये 30, 37, 35 ये सब जो भी आंकड़े बने हैं ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। ना तो ये आरोही क्रम में है, ना ये अवरोही क्रम में है, यानी ना तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही इंक्रीजिंग में, बस ऐसे ही इनको रख दिया गया है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं जिनका कोई एक व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, ऐसे आंकड़ों को हम अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब इन आंकड़ों द्वारा हम कई प्रकार के जो हैं मतलब कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सबसे पहले जैसे अगर हमसे कहा जाए कि चित्रों या आलेखन द्वारा अगर हमें किसी चीज़ का निरूपण करना है तो वो कैसे होता है, जैसे प्रेजेंटेशन बाय डायग्राम एंड ग्राफ। तो सांख्यिकी आंकड़े विशाल एवं जटिल होते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाते। आंकड़ों का प्रदर्शन वर्गीकरण एवं सारणीयन द्वारा व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, किंतु इन रीतियों से आंकड़ों की विशेषताओं को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसीलिए आंकड़ों को चित्रों एवं आलेखनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आंकड़ों को चित्रों की सहायता से सरलता से समझ सकता है तथा परस्पर तुलना भी कर सकता है। आंकड़ों को रोचक, आकर्षक एवं समझने में सरल बनाने के लिए उनका प्रस्तुतिकरण चित्रों एवं आलेखनों द्वारा ही किया जाता है। जैसे और भी कई सारे मेथड्स होते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई दुकानदार है, उसके पास विभिन्न दिनों में कुछ सामग्रियाँ जैसे चश्मे बेचे गए हैं। जैसे सोमवार को यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैंने चश्मे बना दिए हैं, ये चित्रों द्वारा उसका निरूपण है। मंगलवार में इतने चश्मे बने हैं, बुधवार में इतने बने हैं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो इस तरह से गुरुवार से लेकर के पूरा मतलब सोमवार से शनिवार तक के पूरे एक आंकड़े यहाँ पर एकत्र किए गए हैं। तो इन चित्रों को देख करके हम क्या उत्तर दे सकते हैं? जैसे कहा जाए कि किस दिन बेचे गए चश्मों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप इसमें से देख करके क्या बता सकते हैं? जैसे अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे सभी को तो देखेंगे कि गुरुवार में जो भी आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा है, गुरुवार के दिन सबसे ज़्यादा चश्मे बेचे गए हैं। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि गुरुवार को कितने चश्मे बेचे गए हैं, तो वो भी आप इस
आंकड़ों से बता सकते हैं। और किस दिन सबसे कम चश्मों की बिक्री हुई है, तो सबसे कम चश्मों की बिक्री को अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि सोमवार को सबसे कम चश्मों की बिक्री हुई है, वहाँ पर 4 ही नहीं, शुक्रवार को हुए, शुक्रवार को सिर्फ 3 चश्मे बने हैं डायग्राम में यहाँ पे। और पूछा जाए कि यदि एक चश्मे की कीमत 100 रुपये है तो मंगलवार को कितनी बिक्री हुई है, तो अगर एक की 100 रुपये है तो मंगलवार को जितने चश्मे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 चश्मे दिख रहे हैं तो यानी 600 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से जो है उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपसे फिर से यहीं पे एक चीज़ बताया गया कि अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप्ड डाटा जो होता है वो क्या होता है, तो किसी संग्रहकर्ता द्वारा प्रारंभ में संग्रह किए गए जो आंकड़े क्रमबद्ध या व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और वर्गीकृत आंकड़े वो होते हैं यानी ग्रुप्ड डाटा, जब वर्गीकृत आंकड़ों को किसी उद्देश्य से परिष्कृत व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पिक्टोग्राफ या चित्रलेखों के द्वारा कैसे मतलब कि बनाए जाते हैं आंकड़े। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हर साल बनते हैं और हम ध्यान से इसको समझ लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेंगे और इस चैप्टर में कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने 1 2 बताए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन हर साल बनता है यहाँ पे, तो पिक्टोग्राफ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। पाईग्राफ या चार्ट वाला जो है वो उतना नहीं देता है, पाई चार्ट वाला, लेकिन पिक्टोग्राफ ज़रूर दे देता है इसका क्वेश्चन। तो सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को पिक्टोग्राफ कहते हैं। चित्र संकेतों का प्रयोग करके चित्रों द्वारा निरूपित आंकड़ों का चित्रालेख संख्यात्मक आंकड़ों का पिक्टोग्राफ कहलाता है। इसका विकास वियना निवासी डॉक्टर ऑटो न्यूरेथ ने किया था, अतः इस पद्धति को वियना पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को आइसोटाइप मेथड भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में हो सकता है नाम बदल करके क्वेश्चन पूछ ले कि वियना पद्धति के माध्यम से दिए गए आंकड़ों को व्यवस्थित कीजिए या फिर इनका उत्तर प्राप्त कीजिए, कहा जाए कि आइसोटाइप मेथड के द्वारा बताइए या फिर सीधा सीधा बोल रहे कि पिक्टोग्राफ द्वारा बताइए, तो आप जो है उसको अगर समझे रहेंगे तो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूछा वो भले ही अलग नामों से गया है पर उसका टाइप तो यही होगा ना। तो इस रीति के अनुसार आंकड़ों को आकर्षक चित्रों की भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। मेन बात यही है दोस्तों, पिक्टोग्राफ वो होता है जिसमें चित्रों को मतलब जिसमें चीज़ों को जो है वो चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, आकर्षक चित्रों के माध्यम से, और इससे समझना भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है और उसका प्रभाव भी स्थायी होता है, क्योंकि चित्रों को देखकर लोगों को आसानी से समझ में आती है चीज़ें कि यहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है, क्या चीज़ दिखाया गया है। तो चित्रों के माध्यम से अगर हम बोले कि निरूपण किसके द्वारा होता है तो पिक्टोग्राफ में होता है। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, आप फूल बना सकते हैं, पत्ती बना सकते हैं। तो और एक यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें मेजरमेंट किया जाता है कि मान लिया कि मान लीजिए आपने बॉल बनाया चित्र में, तो एक बॉल के बराबर 50 बॉल या फिर 50 के बराबर एक बॉल आपने मान ली, तो यहाँ पर मान कर उनका क्या कर दिया जाता है, चित्र व्यवस्थित किया जाता है। तो पिक्टोग्राफ बनाना यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए दिए गए विभिन्न विवरण को क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए दिनों के नाम दिया है, या प्रतिदिन स्कूलों जाने के साधन दिए गए हैं, या फिर साइकिल या बस, स्कूल रिक्शा, स्कूटर वगैरह यहाँ पर दिया गया है, इनके आंकड़े उसमें दिए गए हैं। और फिर इसमें एक बड़ी आयताकार आकृति में इन विवरण के अनुसार जो है इनकी पंक्तियाँ बनाते हैं और उपयुक्त पैमाना ले करके प्रत्येक विवरण के सामने आंकड़ों के अनुसार चित्र बनाते हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि एक पौधे के बराबर अगर 10 होगा तो यानी जहाँ संख्या 10 लिखी होगी वहाँ पर हम एक पौधे का चित्र बना देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई और भी चित्र आप बना सकते हैं और फिर ऊपर नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिख देते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहा गया है कि दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि खेल कौन कौन से हैं और फिर उसके बाद दिया गया है शिक्षार्थियों की संख्या। फिर यहाँ पर दिया गया आपको फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, ठीक है। और शिक्षार्थियों की संख्या फुटबॉल में कितनी है, 200 है, हॉकी में 140 है, क्रिकेट में 100 है, कबड्डी में 80 है और शतरंज में 60 है। तो अब हमने कहा ना कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि 20 के बराबर क्या है, एक गोला है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक बॉल का चित्र बना दिया है क्रॉस करके,
तो उसके बराबर 20 विद्यार्थी है। ठीक है, 20 विद्यार्थी के बराबर यहाँ पर अगर एक गोला होगा तो यहाँ जहाँ 200 विद्यार्थी है फुटबॉल में, तो आप 200 को जैसे ही 20 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर फुटबॉल का अगर आपको बनाना है तो आपको 10 गोले बनाने पड़ेंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है वैसे। फिर अगर आपको वही हॉकी का बनाना है तो 140 को 20 से भाग देंगे, तो इस तरह से आपका जो है पूरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेट को आप ऐसे ही 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। कबड्डी और शतरंज को भी इसी तरह से आप डिवाइड करेंगे 20 से। तो सभी संख्याओं को आप इस तरह से चित्रों के द्वारा पिक्टोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसा ही बस प्रश्न आता है कि अगर संख्याएं दी जाती हैं तो उनको आप पिक्टोग्राफ के माध्यम से आप वहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। जैसे कि यहाँ पे वर्ष दिया गया है और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। वर्ष दिया है 2013, 14, 15, 16, 17 और विद्यार्थी हैं 400, 500, 700, 600, 800। फिर हम इसको भी पिक्टोग्राफ द्वारा कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो एक गोला बनाया है मैंने, इसे क्रॉस करके आप कुछ भी बांध सकते हैं। यहाँ पे फूल बना सकते हैं या फिर आप पौधा बना सकते हैं, पत्ती बना सकते हैं, जो डायग्राम आपको एग्जाम में इजी से बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फास्ट बनेगा, तो मैंने यहाँ पर ऐसे गोला लेकर के इसको बीच में क्रॉस कर दिया। तो ये मान लेते हैं जो एक गोला जो है ये बराबर है 100 विद्यार्थियों के। तो इस तरह से आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब इसको जब पिक्टोग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। 2013 है दोस्तों, 2013 पे यहाँ पर आप देखेंगे ना कि 2013 में 400 हैं विद्यार्थी, 100 से भाग दिए तो 4 हो गया। 14 में यहाँ पर क्या है, 500 है तो 100 से भाग दिया तो 5 हो गया। इसी प्रकार 2015, 2016 और 2017 में भी हमने विद्यार्थियों की संख्या को पिक्टोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। जैसे कहा गया है कि पहला बोला है वर्ष 2013 में कुल विद्यार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितने संकेत है, 2013 में 4 हैं। फिर बोला गया है वर्ष 2016 में कुल विद्यार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। तो 2016 में गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। ठीक है, फिर इसी टाइप से आपको अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि एक संकेत बराबर जैसे 50 विद्यार्थी निरूपित हो तो फिर से इसका आप जो है एक अन्य रेखा चित्र बनाइए। तो पहले तो यहाँ पर आपको दूसरे तीसरे का आंसर मिल गया। चौथे में बोला है कि इसके बराबर अगर 50 है तो 50 जहाँ जहाँ आपने 100 माना था, ठीक है, एक गोले के बराबर आपने 100 माना था, वैसे यहाँ पर आप एक गोले के बराबर 50 मान के करेंगे। तो फिर उसके बाद इस तरह से एक ग्राफ बना लेंगे। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब पिक्टोग्राफ का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे। अब अगले मतलब वीडियो में हम फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे बार डायग्राम यानी दंड आरेख किसे कहते हैं दोस्तों। दंड आरेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड यानी बार्स खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या को निरूपित करती है। आंकड़ों को प्रस्तुत करने का यह चित्रीय निरूपण दंड आरेख यानी कि बार डायग्राम कहलाता है। यहाँ पर इसको कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए। सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सभी दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। प्रत्येक दंड एक ही प्रकार आधार पर होना चाहिए। तो ये कुछ उसके बनाने के नियम है। नियम से अच्छा है कि आप यहाँ पर कुछ उदाहरण को देखकर समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। जैसे किसी विद्यालय में वर्ष 2013 से 2017 तक की वर्षवार प्रवेश दर यहाँ पर लगभग निम्नवत दी गई है। वर्ष है 2013, 14, 15, 16, 17 और प्रवेश दर है 20, 30, 35, 40 और 45। अब यहाँ भी वही काम करते हैं कि आंकड़ों का दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10, ठीक है, प्रवेश दर कितना है 10। तो अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर आपने 10 मान लिया है तो फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो है इसको हम एक ग्राफ के द्वारा जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ इस तरह से 13, 14, 15 इधर सन बना लिया मैंने और इधर प्रवेश दर लिख लिया और फिर जहाँ जहाँ वो जो प्रवेश दर जा रहा है उसको मैंने बार ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि 35 है, 2013 में 20 है, ठीक है, तो 20 तक बार ग्राफ जाएगा। 2014 में 30 है तो 30 तक गया। 2015 में 35 तक बार ग्राफ है तो 30 और 40 के बीच में जाएगा।
तो एक ग्राफ पेपर रहेगा, उस पर आप इसको आसानी से निरूपित कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें बीटीसी में ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, तो आप इसको कॉपी पे भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका बार ग्राफ बना सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 से 16 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्न सारणी के द्वारा दर्शाई गई है। जैसे कि वर्ष दिया है 2012, 13, 14, 15, 16 और स्कूटियों की संख्या है 800, 600, 900, 1100 और 1200। तो पूछा गया है कि किस वर्ष में स्कूटियों की संख्या जो है अधिक निर्मित की गई और किस वर्ष में सबसे कम निर्मित की गई। तो इसे आप पहले तो बार ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तो देखेंगे कि 2012 में, ठीक है, यहाँ पे 800 तक जा रहा है तो 800 तक बार ग्राफ खींचेंगे। 2013 में 600 तक है तो 600 तक बार ग्राफ खींचेंगे। 14 में 900, 15 में यहाँ पर देखेंगे कि वो 1100 है तो वो 1100 मतलब है, तो वो लगभग आपका 1000 और 1200 के बीच में होगा, तो वहाँ पर एक ग्राफ खींच लेंगे। तो इस तरह से जो है एक पाई ग्राफ यहाँ बार ग्राफ निर्मित हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं, तो आप यहाँ पर देखकर डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2016 में अधिक निर्मित की गई है, क्योंकि देखिए 16 का ग्राफ जो है सबसे ऊपर जा रहा है। फिर सबसे कम अगर हम आपसे पूछे तो सबसे कम जो है वो 2013 में है, क्योंकि 2013 का ग्राफ देख रहे हैं सबसे कम है, सबसे छोटा है यहाँ पर। तो इस तरह से उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि 2012 के बाद 2016 में कितने % ज़्यादा स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2012 के बाद 16 में कितने हैं, अधिकतम इतने हैं, ठीक है। तो परसेंट में अगर आपको इसका निकालना है तो क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे तो 12% निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि आपने जो है परसेंटेज वाला चैप्टर देखा होगा मेरे वीडियो में जाकर, मेरे प्लेलिस्ट में, तो आपको आता ही होगा परसेंटेज में व्यक्त करना। इसी प्रकार अब हम देखते हैं यहाँ पे तो रेखा या पाई चार्ट जिसे कहते हैं, पाई डायग्राम। तो इसमें सर्वप्रथम सुविधा के अनुसार एक वृत्त को ऐसे त्रिज्य खंडों यानी सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है जिनके क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के समानुपाती हो। तो सेक्टर्स का क्षेत्रफल केंद्र पर बने कोण के समानुपाती होता है। अतः वृत्त के केंद्र पर बने कोण 360 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर समानुपाती, यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है, को समानुपाती भागों में विभाजित करके संगत क्षेत्रफल वाले त्रिज्यखंड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सेल्सियस नहीं होगा, केवल डिग्री होगा। तो एक यहाँ पर फॉर्मूला बनता है कि केंद्र पर समानुपाती कोण का सूत्र है कि 360 डिग्री गुणे संगत बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग। प्रश्न को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए कोई सोनभद्र जिला है, उसकी 4 तहसीलें दी गई हैं, क, ख, ग और घ। उनकी जनसंख्या क्रमशः 3.50 लाख है, 2 लाख और 2.50 लाख है तथा 4 लाख है। इसे पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो तहसील क, ख, ग, घ दिया गया है, जनसंख्या यहाँ पर ये दी गई है, त्रिज्यखंड के यहाँ पे कोण दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब अभी यहाँ पे आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 360 गुणे संगत बारंबारता। तो संगत बारंबारता यहाँ पे क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस वाले में संगत बारंबारता क्या है, तो ये 3.50 इसकी संगत बारंबारता है, और बटे यहाँ पर सभी का योग। तो सभी का योग पहले तो आएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये यहाँ पे जनसंख्या को मैंने जोड़ा तो 12 आ रहा है, ठीक है। फिर इसी टाइप से इस वाले फॉर्मूले में जब हम लोग पुट किए तो इसका जो आंसर आ रहा है त्रिज्यखंड के कोण पहले वाले का तो 105 डिग्री। इसी प्रकार से ख, ग और घ का भी जो है वो कोण आपने ज्ञात कर लिया। तो इसको आप पाई ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये जो एंगल्स आए हैं इसे आप जो है गोला बना लीजिएगा, ठीक है। गोले को आपको पता है कि 360 डिग्री का एक गोला होता है। उसके बाद जो है इसको आप चांदा की सहायता से 1 डिग्री जब बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी 105 डिग्री मान लीजिए आपने पहले बनाया, ठीक है, फिर उसके आगे जोड़ दीजिए 60 डिग्री, फिर उसके आगे चांदे को रखेंगे तो 75 डिग्री, फिर उसके आगे चांदे को रखेंगे तो 120 डिग्री, और तीनों आप चारों को जब जोड़ेंगे ना तो एक यहाँ पे 360 डिग्री ही उसका आंसर आएगा। तो इसी टाइप से जो है एक पाई ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना है क्या कि किसी समूह में कुल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे 36 हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है, और पाई ग्राफ को देख करके अलग अलग रंग को पसंद करने वाले फिर शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ पर दी गई सारणी में यहाँ पर लिखने को कहा गया है। तो दोस्तों इसको जब आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये आपके लिए मान लीजिए होमवर्क हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से एक पाई ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है इस चैप्टर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप जो है यहाँ पर आपको मैंने हिंट दे दिया है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए,
आपका इसी टाइप का पाईग्राफ बनेगा जैसे यहाँ पे बना है, तो आप सॉल्व करिएगा। आपका आई होप आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।